डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन इन फ्लेबोटोमीटर। एक्चुअली जो भी हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, स्पेसिमेन्स कलेक्ट करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कैसे करना चाहिए। जहाँ से सैंपल आपने रिसीव किया वहाँ से लेकर के आपकी लेबोरेटरी तक कैसे उसको पहुँचाना है, क्या क्या नियम पालन करने हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या तरीके हमें अडॉप्ट करने हैं, आज उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एजेंडा की अगर बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन इन फ्लेबोटोमी, प्री ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिमेन कलेक्शन ट्यूब्स एंड एडिटिव्स, लेबलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स एंड पैकेजिंग, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट टाइम एंड स्टेबिलिटी गाइडलाइंस, चेन ऑफ कस्टडी एंड स्पेसिमेन ट्रैकिंग, बायोहैजार्ड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, कॉमन एरर्स एंड प्रिवेंशन और लास्ट की टेकअवेज। तो इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात करें कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट क्या है। ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ ऑल लेबोरेटरी errors occur in the pre-analytical phase and improper specimen transport is a leading contribution to inaccurate test results। आपको पता होगा कि जितने भी हम लोग सैंपल्स को लेते हैं, स्पेसिमेन्स को लेते हैं और लैब तक पहुंचाते हैं, उसमें लगभग 60 से 70% ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें सैंपल लेने से लेकर के और सैंपल को पहुंचाने तक के बीच में ही 60 से 70% प्री एनालिटिकल फेज में ही त्रुटियां पाई जाती हैं या एरर्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेन जो कॉज होता है वो ट्रांसपोर्टेशन या सैंपल लेने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक के बीच में ही होता है, जिसकी वजह से सैंपल डिस्टर्ब हो सकता है या बिगड़ सकता है और उसके कारण से जो टेस्ट के रिजल्ट है वो गलत हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट एक्यूरेसी का इफेक्ट पेशेंट सेफ्टी, लीगल कंप्लायंस और लैब एफिशिएंसी पे असर पड़ता है। तो रिजल्ट एक्यूरेसी की बात करें तो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट प्रिजर्व्स स्पेसिमेन इंटीग्रिटी, प्रिवेंटिंग हेमोलिसिस, क्लॉटिंग और डिग्रेडेशन दैट डिस्टॉर्ट बिजनेस। तो अगर हम रिजल्ट की एक्यूरेसी चाहते हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सेफ तरीके से करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, करेक्ट रिजल्ट्स लीड टू करेक्ट डायग्नोसिस, सही रिजल्ट होगा तो सही डायग्नोसिस बनेगी। एंड ट्रांसपोर्ट एरर्स कैन कॉज मिस डायग्नोसिस। अगर एरर्स आते हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड तो फिर वो डायग्नोसिस भी गलत बन सकती है और इससे मरीज को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारा प्रायोरिटी पेशेंट की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। लीगल कंप्लायंस की बात करें तो चेन ऑफ कस्टडी, बायोहैजार्ड रेगुलेशंस एंड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज मस्ट बी फॉलोड एट एवरी ट्रांसपोर्ट स्टेप। जितने भी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज हैं, कोई नियम जो पालन किया जाता है, कैसे कैसे सैंपल लेना है, कैसे उसको ट्रांसफर करना है, कैसे लैब तक पहुंचाना है, लैब से फिर प्रोसेस होकर के कैसे आना है, वो सारी चीज़ का एक गाइडलाइंस बनता है, उसको फॉलो किया जाता है। तो इसलिए लीगल कंप्लायंस को भी फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद लैब एफिशिएंसी की बात करें तो रिजेक्टेड स्पेसिमेन्स कॉज डिलेज इन रिपीट कलेक्शंस, इंक्रीजिंग पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड लैब वर्कलोड। जो सैंपल्स अगर सही से नहीं जाते तो वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं, जिसके कारण से रिपोर्ट आने में डिले हो सकता है। पेशेंट को दोबारा सैंपल लेने के लिए जब हम कहेंगे तो कोई रिटेट या नाराज हो सकता है। इसके साथ साथ वर्कलोड भी लैब का दोबारा बढ़ता है। तो भाई एक बार दिया, उन्होंने कहा कि सैंपल सही नहीं, दोबारा फिर हमने भेजा, तो दो बार एक ही काम को करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लैब की एफिशिएंसी को मेंटेन करना चाहते हैं तो एक बार में ही एक्यूरेट चीज़ें पहुँचाएँ ताकि एक्यूरेट रिजल्ट क्विकली हमको मिले, ताकि हम पेशेंट की डायग्नोसिस बना करके सही से डायरेक्ट कर सकें। टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन्स इन फ्लेबोटोमी: होल ब्लड, सीरम, प्लाज्मा, यूरिन, CSF, बॉडी फ्लूइड्स। कितनी चीज़ें हो सकती है। होल ब्लड में से किसमें लेते हैं, ABPA में, हेपेरिन ट्यूब्स में। टेस्ट क्या इसमें करते हैं, CBC, ब्लड फिल्म, ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैच। सीरम के थ्रू SST ट्यूब में या प्लेन रेड टॉप ट्यूब्स में। इसमें बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी, हार्मोन्स, ट्यूमर मार्कर्स, ये सारी चीज़ें। प्लाज्मा के थ्रू इसमें साइक्लिक वाइल्ड हेपेरिन ट्यूब्स इसमें सब है। टेस्ट इसमें कॉम्बिनेशन, PT, APDT, ड्रग लेवल्स एंड लिपिड्स की टेस्टिंग होती है। यूरिन की बात करें तो उसमें स्टेराइल यूनिवर्सल कंटेनर होता है। टेस्ट इसमें यूरिन एनालिसिस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी एंड ड्रग स्क्रीनिंग करते हैं। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं इसको। दिस सैंपल टेक्स फ्रॉम द प्लेन स्टेराइल ट्यूब से लिया जाता है। 3 सैंपल होते हैं।
प्रॉपर मिक्सिंग और प्रोसेसिंग भी जरूरी है। लेबल करेक्टली, पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, हमारे डेट, टाइम, कलेक्शन टाइप क्या है, किसने कलेक्ट किया, आईडी उसकी, और मस्ट बी ऑन द प्राइमरी कंटेनर, उस पर टेंशन होना चाहिए। सेलेक्ट ट्रांसपोर्ट बैग, प्लेस स्पेसिमेन इन लीक प्रूफ बायोहजार्ड बैग विद एब्जॉर्बेंट मटेरियल। तो बायोहजार्ड बैग होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, और अगर कोई है तो उसको एब्जॉर्बेंट मटेरियल भी होना चाहिए। फिर सेपरेट रिक्वेस्ट फॉर्म आउटर वो जो सैंपल लिया उससे बाहर की पॉकेट में जो रिक्वेस्ट फॉर्म है वो होना चाहिए, क्योंकि अंदर रख के इन केस लीक कर जाए तो आपका रिक्वेस्ट फॉर्म भी खराब हो सकता है। नेक्स्ट इज स्पेसिमेन कलेक्शन ट्यूब्स एंड एडिटिव्स। हम लोग लास्ट टाइम में इसको डिस्कस कर चुके हैं। येलो एसिस्टेंस सिलिका जनरल सेपरेटर, इट इज फॉर क्लॉट एक्टिवेटेड, सीरम एक्टिविटी सराउंडिंग इम्यूनिटी। नेट में अगर हम लेते हैं तो नॉन सीरम क्लॉट फॉर्म्स नेचुरली, ब्लड लाइन सीरोलॉजी, थेरेपेटिक लेवल्स, लैवेंडर कलर का है, पर्पल का है, पीडीपीए, चिलेट, कैल्शियम एंटीकोगुलेंट्स होते हैं इसमें, सीबीसी, ब्लड फिल्म, एचबी, A1C, पीएसआर एंड ब्लड फ्लो। लाइट ब्लू कलर का सोडियम साइट्रेट 3.2%, इट चिलेट्स, कैल्शियम एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट इज इट्स फॉर कोगुलेशन स्टडीज, पीटी, एटीटी, आयरन एंड फाइब्रिनोजन। ग्रीन फॉर लिथियम, हनी विद लिथियम एंड इनहिबिट्स थ्रोम्बिन एंटीकोगुलेंट। इसका रोल है प्लाज्मा बायोकेमिस्ट्री, स्टैट, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्रोमोसोम्स में। ग्रे इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, और यह ऑक्सीडेट साथ में इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस, इट्स यूज्ड फॉर ग्लूकोज, लैक्टेट लेवल्स एंड प्रिजर्व्स ग्लूकोज। ब्लैक कलर है सोडियम साइट्रेट 3.8%, एंटीकोगुलेंट, वेस्टर्न पीएसआर, और एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन में। पिंक, एप्लिक रॉयल, पर्पल, पीडीपीए, इसमें यूज होता है फॉर एंटीकोगुलेंट, ब्लड बैंक या क्रॉस टाइप्स या स्क्रीनिंग के लिए। तो इस तरीके से स्पेसिमेन में कौन से इसमें एक्टिव्स ऐड होंगे और क्या इसका टेस्ट होगा वो आपको मेंशन किया है। नेक्स्ट इज लेबलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मैंडेटरी लेबल एलिमेंट्स में क्या क्या है, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, साइट, पीएचएलई नेशनल फ्लोरोटोमिस्ट आईडी होती है या इनिशियल्स उसके, और टेस्ट में टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर एक्सेशन नंबर। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें रिक्वेस्ट फॉर्म, ट्रांसपोर्ट लॉग, चेन ऑफ कस्टडी, रिजेक्शन क्राइटेरिया एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट फॉर्म जो आपने जांच हो रही है उसको आपने भर के दिया। ट्रांसपोर्ट लॉग में स्पेशल आईडी, टाइम डिस्पैच, कुरियर नेम, डेस्टिनेशन लैब एंड टाइम रिसीव। फिर चेन ऑफ कस्टडी में फॉर फॉरेंसिक या मेडिकल लीगल स्पेसिमेन के लिए सील्ड टेम्पर इमीडिएट पैकेजिंग विद सिग्नेचर एंड ईच ट्रांसफर्स। फॉरेंसिक के लिए स्पेसिफिक है। रिजेक्शन क्राइटेरिया में डॉक्यूमेंट अनलेबल्ड, इमोलाइज्ड, नॉट इनसफिशिएंट वॉल्यूम, रॉन्ग ट्यूब और डिलेड स्पेसिमेन। ये सबसे बड़ी चीज है, ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है कि 3 लेवल पे आपके सैंपल को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन आपका अनलेबल्ड है, उसमें कोई लेबल नहीं लगा है, या सैंपल इमोलाइज हो गया है, या क्लॉट हो गया है, या इनसफिशिएंट कम है वॉल्यूम, या जिस ट्यूब पे सैंपल होना चाहिए था उसके अलावा किसी और ट्यूब में है, या डिलेड स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन आया है वो डिलेड आया है, देर से आया है, तो उसके कारण से आपके सैंपल को रिजेक्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करें, आईएएस, एलएमएस, बारकोड स्कैनिंग एंड कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिस्पैच एंड लैब रिसिप्ट प्रोवाइड्स फॉर अगर बारकोड उस पे है तो जाते वक्त और पहुंचते वक्त दोनों कहीं आपकी टाइमिंग टेंशन हो जाएगी और डिटेल्स सारे उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स पैकेजिंग, प्राइमरी कंटेनर, सेकेंडरी कंटेनर एंड टर्शियरी, जिसको काउंटर कंटेनर कहते हैं। प्राइमरी कंटेनर की बात करें तो ब्लड कलेक्शन ट्यूब इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड बैग कंटेनर। यूरिन कंटेनर या सीएसएफ ट्यूब होती है, मस्ट बी लीक प्रूफ होनी चाहिए, सील टाइटली, प्रॉपर्ली टाइटली सील होनी चाहिए, लेबल डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ द कंटेनर, नॉट द कैप। ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंटेनर में लीक प्रूफ जिपलॉक बायोहजार्ड बैग, एब्जॉर्बेंट मटेरियल रैप अराउंड ट्यूब, सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर रिक्वेस्ट फॉर्म एंड मस्ट कंटेन ऑल प्राइमरी कंटेनर्स। ठीक है, ये दो तरीके से नर्सरी में रिजिड पंक्चर रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्ट बॉक्स, लेबल्ड बायोहजार्ड पैथोलॉजिकल स्पेसिमेंस, कूलर ऑब्लिक इंसुलेटेड बॉक्स फॉर
रूम टेम्परेचर पे 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रेफ्रिजरेटर में अगर है तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रोजन के लिए -20 से -70 और वार्म ऑब्लिक बॉडी टेम्परेचर के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 क्राइटेरिया डिवाइड किए गए हैं रूम टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर, फ्रोजन एंड वार्म के लिए। ठीक है, अभी पहले की बात करते हैं रूम टेम्परेचर की। तो मोस्ट चीप ब्लड टेस्ट जैसे EPA, SST इसी पे होते हैं। यूरिन फॉर रूटीन एनालिसिस, ब्लड कल्चर्स, इको, कोagulation सैंपल्स, इंसल्टेड, ये सारा रूम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, नेवर रेफ्रिजरेट होल ब्लड और कोagulation स्पेसिमेंस। ठीक है, तो कभी भी होल ब्लड को या कोagulation स्पेसिमेंस को आपको फ्रीज नहीं करना, रेफ्रिजरेटर में नहीं यूज करना। फिर नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर में क्या है, यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी 2 से 8 डिग्री में, सीरम ऑब्लिक प्लाज्मा फॉर मैनी डायग्नोस्टिक टेस्ट, CSF इफ मोर देन 2 आवर डिले, अगर 2 घंटे से ज़्यादा का समय है तो फिर इसको फ्रीज में रखें। एंड स्वैप फॉर बायोलॉजी इन सारे में इस कंडीशन में रखना है। डू नॉट फ्रीज अनलेस स्पेसिफाइड, एक बार क्या करिएगा, जब तक मेंशन ना हो तब तक इस प्रोसेस को नहीं करना है। एंड यूज कूल पैक्स, अवॉइड डायरेक्ट आइस वाटर, कूल पैक्स को रखना है, आइस पैक्स को नहीं रखना है। अब बात करते हैं फ्रोजन की। तो सैंपल्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग दैट इज कॉल्ड PCR, सैंपल्स फॉर स्पेशल डायग्नोस्टिक पैनल्स, क्रायोप्रेसिपिटेट रिलेटेड स्पेसिमेंस एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज स्पेसिमेंस, ये सारे फ्रोजन स्टेट में रखे जाते हैं। ड्राई आइस फॉर ट्रांसपोर्ट, प्रिवेंट फ्रीज, थॉक साइकिल्स एंड डिग्रेड्स एनालिसिस, ये इस तरीके से इसको फॉलो करना है। और बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो क्रायोप्रोपिलिन स्पेसिमेंस, कोल्ड एग्लूटिनिन स्पेसिमेंस और सम प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट, ये सारे बॉडी टेम्परेचर के लेवल पे होने चाहिए। मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इन प्री वार्म फ्लास्क, प्री वार्म पहले से गर्म वाला फ्लास्क को उसमें रखें। कंटेनर इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन, तुरंत कलेक्शन के बाद उसमें रखने ताकि टेम्परेचर आपको ऑलमोस्ट 37 के आसपास मिलता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट टाइम एंड स्पेसिमेन स्टेबिलिटी गाइडलाइंस की बात करें तो एक्सीडिंग मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट टाइम डिग्रेड्स एनालाइज एंड रेंडर रिजल्ट्स अनरिलायबल। अगर टाइम ज़्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट में तो सैंपल पे असर हो सकता है और रिपोर्ट्स भी अनरिलायबल हो सकती है। तो टेस्ट में एनालिसिस कंप्लीट कट डाउन ट्यूब लाइन के लिए मैक्सिमम जो समय है स्टेबिलिटी का 4 से 6 घंटे का है। एंड प्लेटलेट्स फॉल्सली एलिवेटेड, इसमें अगर देर करते हैं तो प्लेटलेट बढ़ी आ सकती है, WBC की मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है। ब्लड ग्लूकोज की बात करें तो इसको एक ट्यूब में लेते हैं, 30 मिनट स्पेसिफिक इसका स्टेप हो जाना चाहिए। रेडियो इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस सेपरेटली ट्यूब्स, ठीक है, सेपरेट हो जाती है अगर नहीं यूज करें। कोagulation की बात करें पेटी एपीटी की तो इसमें ट्यूब्स होती है वो सेपरेट 4 घंटे के लिए इसमें सुटेबल है। सेंट्रीफ्यूज विद इन 1 आवर, 1 घंटे में सेंट्रीफ्यूज करें। फ्रीज इफ मोर देन 4 आवर्स, अगर 4 घंटे से ज़्यादा का समय तो फ्रीज करें। अवॉइड कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज को अवॉइड करें। ब्लड कल्चर की बात करें तो एरोबिक या एरोबिक के लिए एज सून एज पॉसिबल, ASAP मतलब एज सून एज पॉसिबल, 2 घंटे के अंदर इसको कर लें। कीप एट बॉडी टेम्परेचर, डू नॉट रेफ्रिजरेट, ठीक है। फिर सीरम बायोकेमिस्ट्री में SST का सैंपल लेते हैं, इट इज फॉर 8 आवर्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स। सेंट्रीफ्यूज आफ्टर क्लॉटिंग 30 मिनट सेपरेट सीरम कीजिए, जल्दी से सीरम को अलग कर लें। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो SST आइवेंटा इसमें लेस देन 2 आवर्स में इसको करें, स्टेबिलिटी होता है। हेमोलिसिस रिलीज पोटेशियम आयन क्रिटिकली अफेक्ट्स रिजल्ट, तो हेमोलिसिस के कारण पोटेशियम जो है उसमें से रिलीज हो जाता है और रिपोर्ट आपको इफेक्टिव नहीं मिलती है। फिर यूरिन और कल्चरल सेंसिटिविटी में इट इज स्टेराइल ट्यूब दैट इज फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी 2 आवर्स ऑफ sample collection to 24 hours at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ अगर सेपरेटली एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसको बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। CSF की बात करें तो प्लेन फ्री सैंपल्स लिए जाते हैं लेस देन 1 आवर। सेल्स लाइज रैपिडली, इसमें क्या होता है कोशिकाएं जल्दी बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली फॉर सेल काउंट, अगर सेल काउंट करना है तो जल्दी से इसको सैंपल को पहुँचा करके और सेल काउंट होना चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी एंड स्पेसिमेन ट्रैकिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन, फ्लेबोटोमिस्ट कलेक्ट्स एंड लेबल्स स्पेसिमेन, ये काम फ्लेबोटोमिस्ट का। पैकेजिंग की बात, प्लेस्ड इन बायोहजार्ड बैग, रिक्वेस्ट फॉर्म
बात करें तो ट्रांसपोर्टेड इन एप्रोप्रिएट कंटेनर एंड टेम्परेचर, इट इज डन बाय कुरियर एंड पोर्टर। ठीक है, जो कुरियर है और पोर्टर इसमें है, उन दोनों का इसमें रोल है। फिफ्थ इज रेसिप्ट, लैब रिसीव्स स्कैन बारकोड रिपोर्ट्स टाइम एंड कंडीशंस, इसमें लैब रिसेप्शनिस्ट का रोल है। एंड सिक्स्थ इज प्रोसेसिंग, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन, एलिक्वेटिंग, असाइनमेंट, एनालाइजर, ये लैब टेक्नीशियन का रोल होता है। तो स्पेसिमेन ट्रैकिंग मेथड्स में बारकोड स्कैनिंग, RFID tags, transport box and seal bags should have to be maintained. Next is biohazard safety and regulatory compliance की बात करें तो PPE रिक्वायरमेंट होना चाहिए, लीक प्रूफ पैकेजिंग होनी चाहिए, बायोहजार्ड लेबलिंग होनी चाहिए, स्पिलेज प्रोटोकॉल होना चाहिए और शार्प मैनेजमेंट करना चाहिए। इसके साथ साथ ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं जो पैकेजिंग के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट और लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स के लिए, मेडिकल लेबोरेटरी, ये सारे जो गाइडलाइंस है, 373, IATA 650, CLI, ISO, WHO गाइडलाइंस है, OSHA, ये सारी चीज़ें जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, फाइनली की टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रॉपर स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट इज क्रिटिकल टू प्री एंड फेज, एरर्स कैन आर हियर कंप्रोमाइज ऑल डाउनस्ट्रीम बिजनेस। तो प्रॉपर स्पेसिमेन अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं ये हमेशा क्रिटिकल होता है और इसको ज़्यादातर जो भी एरर्स होती है वो प्री एनालिटिकल फेज में जब हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं उसी बीच में ये सारा डैमेज होता है। एवरी स्पेसिमेन मस्ट बी करेक्टली आइडेंटिफाइड, प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो, लेबल हो और डॉक्यूमेंटेशन हो बिफोर लीविंग एंड कलेक्शन साइट, उस साइट को छोड़ने से पहले। टेम्परेचर एंड टाइम लिमिट्स आर स्पेसिफिक, एक्सीडिंग देम डिग्रेड्स एनालाइज एंड वेरी रिजल्ट्स। तो जो टेम्परेचर होता है किसी भी सैंपल के लिए स्पेसिफिक टाइम लिमिट में उसको अपनी जगह पहुंच जाना चाहिए। अगर वो चीज़ें समय से नहीं पहुंच रही तो उनकी वजह से क्या होता है, जो सैंपल होता है, जो उसकी एनालिसिस होनी होती है वो इनवैलिड हो जाते हैं, उसके रिजल्ट्स मतलब वैलिड नहीं होते। ट्रिपल पैकेजिंग, इवन 337 और 12,000 लेवलिंग का मैंडेटरी फॉर एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। चेन ऑफ कस्टडी मस्ट बी मेंटेन्ड, असाइंड डॉक्यूमेंटेड हैंडओवर एट एवरी ट्रांसपोर्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट रिजेक्टेड स्पेसिमेंस कॉज डिले एंड सेप्टिफिकोटोमी, प्रिवेंशन थ्रू क्वालिटी चेक्स एंड सोर्स इनिशिएशन। तो रिजेक्शन ना होने पाए इसके लिए सिस्टमैटिक वे में सारा काम करना चाहिए फ्लेबोटोमिस्ट को, ताकि उसकी वजह से पेशेंट को या फिर उसे कोई परेशानी ना हो। आर ट्रांसपोर्ट पर्सनल मस्ट बी ट्रेन्ड इन बायोहजार्ड हैंडलिंग, जितने भी इसमें स्टाफ काम करते हैं उनको बायोहजार्ड की प्रॉपर हैंडलिंग आनी चाहिए, इसमें प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए और PPE यूसेज करना चाहिए। तो स्पेसिफिक इंटीग्रिटी, अगर स्पेसिफिक प्रॉपर इंटीग्रिटी के साथ है तो पेशेंट की सेफ्टी है और लेबोरेटरी का एक्सीलेंस है और उसके साथ साथ क्वालिटी फ्लेबोटोमी प्रैक्टिस यही कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं सैंपल लेने में, सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने में और सैंपल को अपनी सही जगह पहुँचने के बाद उसके सही से इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, प्रॉपर्ली रिजल्ट्स को असेस करते हैं और उसकी रिपोर्टिंग टाइमली आप अपने डॉक्टर्स को या जो अपने फिजिशियंस हैं उनके पास पहुंचाते हैं। अगर कोई रिपोर्ट्स में अलार्मिंग स्टेट है तो उसकी समय से सूचना भी देनी जरूरी होती है, उसके अकॉर्डिंग आगे का डायग्नोसिस या मैनेजमेंट प्लान होता है। तो अगर ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करते हैं तो एक बेस्ट फ्लेबोटोमिस्ट बन सकते हैं और हम एरर्स को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।